बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की क्लास 27 को, और इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो हम पिवट टेबल पढ़ रहे थे उसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। और मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि अगर आप अपने डाटा को मज़ीद फ़िल्टर करना चाहते हैं, उसके अंदर मज़ीद चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहते हैं और उसकी मज़ीद रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इससे पहले 2 क्लासेस हम पिवट टेबल के ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं पिवट टेबल को तो आप पहली 2 क्लासेस देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि पिवट टेबल क्या है, इसको कैसे हम लगाते हैं, इसका मकसद क्या होता है। तो इसके अंदर मज़ीद वीडियोस भी आएंगी पिवट टेबल की। आज मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दिखाऊंगा मज़ीद, ताकि आपको थोड़ा सा जहन खुले और आपको पता चले कि आप पिवट टेबल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा के ऊपर। तो देखिए, मैंने ये एक शीट ओपन की हुई है, एक कंपनी का डाटा है जिसमें हमने सेल्स का रिकॉर्ड है, यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड है। थोड़ा सा डाटा को अगर आप समझ लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि भाई जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, उसका मकसद क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड है, यहाँ पे एग्जेक्टिव्स के नेम्स हैं, ये असल में एग्जेक्टिव के नेम हैं। यहाँ पे मैंने जो है ये 1 2 3 करके आ रहे हैं, तो ये समय नाम है एग्जेक्टिव्स के। और यहाँ पे आगे प्रोडक्ट्स के नाम हैं, मतलब माउस है, स्मार्टफोन है, कीबोर्ड है, मोनीटर्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स के नाम हैं। ये रीजन है, रीजन का मतलब है कि साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर एक कंपनी है और कंपनी के मुख्तलिफ रीजन्स हैं तो उनके ये रीजन्स की डिटेल आ रही है कि भाई ये साउथ रीजन में है, ये ईस्ट में, ये वेस्ट में। आगे यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट सोल्ड हुए। जैसे माउस है तो माउस जो है 825 सोल्ड हुए हैं, तो एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 395। प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इतना। टोटल सेल कितनी हुई, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये सारे इसके डिटेल, सेल्स की डिटेल है एक्चुअली। तब हम इसको देखते हैं कि हम इसको मज़ीद कैसे कर सकते हैं। देखिए मेरे पास नीचे यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो ये एक ही शीट है, शीट 1 लिखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर पिवट टेबल अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने क्या करना है, कहीं भी कर्सर रख लें अपने डाटा के ऊपर, तो इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्रॉम टेबल या फ्रॉम जो है सोर्स, जो डाटा सोर्स आप वहाँ से लेना है, तो फर्स्ट ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसने ऑटोमेटिकली देखें डाटा को रेंज में ले लिया है, क्योंकि इस डाटा के दरमियान में कोई गैप नहीं है, इन रोज़ के दरमियान कोई गैप नहीं है, तो इसने ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्शन ले ली है। अगर ना हो तो आप मैनुअली भी ले सकते हैं, वो आपको मैं तरीका बताया हुआ है। उसके बाद हमें न्यू शीट के ऊपर चाहिए। मेरे पास अभी यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ देखता हूँ तो शीट 1 है, ये ऑटोमेटिकली एक न्यू शीट क्रिएट करेगा और मेरे को वहाँ पर पिवट टेबल के ऑप्शन वहाँ पर दे देगा। तो मैं जस्ट ओके करता हूँ। तो अगर आप नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पे देखें एक शीट और एक्ट आ गई है शीट 2 के नाम से। तो यहाँ पे मेरे पास पिवट टेबल के ऑप्शंस आ गए। मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर पिवट टेबल के ऑप्शंस आ गए। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि हम पिवट टेबल से लेना क्या चाहते हैं। इस डाटा के ऊपर आते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि अब देखें यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं, जो मेरे पास सेल्स एग्जेक्टिव्स हैं, ये बहुत सारे हैं। नंबर 2, नंबर 15, नंबर 8 2 दफ़ा आ रहा है। इस तरह से आगे भी 8 आ रहा होगा कहीं पे। इस तरह से 5 रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये कि मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट सेल की हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि देखिए काफ़ी लंबा डाटा है ये देखें तकरीबन 1000 रिकॉर्ड्स हैं ये डाटा के ना, तो बहुत लंबा डाटा है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें जो है जैसे एक बंदा है, जैसे फ़र्ज़ करें एग्जेक्टिव 2 है, तो एग्जेक्टिव 2 कितनी दफ़ा मेरे डाटा के अंदर आया है ये मुझे देखना है, इसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे। तो आपने करना क्या है, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, पिवट टेबल के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था कि देखें ये 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास पिवट टेबल में। अब मुझे क्या चाहिए, एग्जेक्टिव्स की डिटेल चाहिए कि एग्जेक्टिव्स ने जो पूरी सेल्स की उसमें कितने एग्जेक्टिव्स आए हैं मेरे पास, उनके नाम चाहिए या उनकी क्वांटिटी चाहिए कि कितने। तो आपने क्या करना है, एग्जेक्टिव को पकड़ना है यहाँ से और यहाँ पे आपने रोज़ में ड्रैग कर देना है। तो आप राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे तो आपके पास जो है एग्जेक्टिव की लिस्ट आ गई पूरी की पूरी। तो ये आपके पास एग्जेक्टिव्स की लिस्ट आ गई, ठीक है। तो इसको ऑर्डर को आप मत देखिएगा, ये असल में ये आप समझे कि ये नाम है एक्चुअली। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो एग्जेक्टिव 1 है ये कितनी दफ़ा मेरे डाटाबेस में आया है। तो आपने क्या करना है, दोबारा से आपने इसी एग्जेक्टिव को पकड़ना है और इसको पकड़ के आपने वैल्यूज़ में ड्रॉप कर देना है। तो अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाते हैं तो देखें एग्जेक्टिव 1 काउंट ऑफ सेल एग्जेक्टिव्स, ये अब एक एग्जेक्टिव ये था, इसने इसको काउंट करके बताया कि 51 टाइम्स आपके डाटाबेस में आया है। इसी तरह से एग्जेक्टिव 10 जो है वो 45 दफ़ा आया है, एग्जेक्टिव 11 जो है वो 51 दफ़ा आया है। अच्छा, एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि देखिए जैसे यहाँ पे आप देखें मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है एग्जेक्टिव 1 काउंट ऑफ सेल्स एग्जेक्टिव, ये काउंट कर रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सम लिखा हुआ आएगा, तो इसको आपने कैसे सेट करना है, आपने राइट साइड के ऊपर आना है। तो यहाँ पे देखें मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ।
ये जो काउंट ऑफ सेल एग्जेक्टिव लिखा हुआ है, आपने इसके एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने व्यू फील्ड सेटिंग के ऊपर जाना है। तो आपके सामने फील्ड की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे देखें ये, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपके पास सम का ऑप्शन चूज़ होता है। जब आप सम का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इसको प्लस करके बता रहा होता है, मतलब 51। तो अभी इसने काउंट किया ना, तो वरना इसको जमा करता जाएगा तो ये अमाउंट कुछ रिजल्ट हो रहेगा। तो आपने, अगर आपके पास काउंट हो तो आपने इसको, अगर आपके पास सम हो तो आपने इसको काउंट के ऊपर रखना है और फिर इसको आपने ओके कर देना है। तो अब आप देखेंगे 51 आ रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेरी भी आ रही है। आपने कहा यार 51 दफ़ा क्यों आ रहा है, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। तो अगर आप इसमें से किसी के ऊपर भी डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करेगा, एक नई शीट क्रिएट करेगा और उस नई शीट के ऊपर सिर्फ एग्जेक्टिव 1 की डिटेल आपको दिखाएगा कि 1 जो आ रहा है इतनी दफ़ा 51 दफ़ा, उसकी एंट्रीज अलग करके दिखा देगा। ये ब्यूटी है पिवट टेबल की। कैसे करेगा, मैं देखें 51 के ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर रखा, डबल क्लिक किया, देखिए नीचे एक शीट क्रिएट हुई डिटेल 1 के नाम से। और यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, इसने मुझे बताया कि देखें, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये एग्जेक्टिव 1 है, इसने ये प्रोडक्ट की कोड, ये प्रोडक्ट्स के नाम, ये प्रोडक्ट्स के रीजन, ये उसकी क्वांटिटी, ये उसके यूनिट्स और ये उसकी प्रॉफिट और ये सारा कुछ उसने एग्जेक्टिव 1 की एक पूरी की पूरी सेपरेट डिटेल दे दी। तो मुझे इसमें क्या है कि अगर मुझे क्रॉस चेक करना है कि भाई एग्जेक्टिव 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, उसने क्या क्या प्रोडक्ट्स सेल किए हैं, तो मैं यहाँ पे इजीली उसकी रिपोर्टिंग को देख सकता हूँ। यहाँ पे देखें, आप नीचे तक जाते हैं तो आपको पूरी 51 इंट्रीज दिखाएगा कि भाई एग्जेक्टिव की जो 51 टाइम जो आया है तो इसकी इंट्रीज क्या है, इसने क्या क्या काम किया है। वरना अगर आपका जो रो डाटा है यहाँ पे तो आपके पास सारा कुछ मिक्स है, इसमें आपको या तो फिर क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर लगा के फिर यहाँ से फ़िल्टर करना पड़ेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पिवट टेबल के अंदर आप जस्ट एक क्लिक के ऊपर ही पूरे एग्जेक्टिव्स का डाटा देख सकते हैं। और ये जो डाटा है, अगर आप इसको फ़िल्टर करना चाहें तो आपको मुख्तलिफ तरीके करने पड़ते हैं, फार्मूलाज लगाने पड़ते हैं या फ़िल्टर्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिकली एग्जेक्टिव 1 की तमाम डिटेल, उसने क्या क्या चीज़ें सॉल्व की, क्वांटिटी, उसका रेट, उसका प्रॉफिट मार्जिन, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पिवट टेबल की वजह से ही मुमकिन हो रहा है। और यहाँ पे देखें कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। देखिए सिंपल सिंगल वैल्यूज़ हैं। तो अगर आपकी वैल्यूज़ के अंदर जो आपका ओरिजिनल डाटा है वहाँ पे फार्मूला भी लगा होगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ देगा। आप इनको कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको कोई टेंशन नहीं हुई कि इसमें पर फार्मूला डिस्टर्ब होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपके पास डिटेल आ गई। आपको ये डिटेल रखनी है तो ठीक है, डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करें और इसको आप डिलीट करके ख़त्म कर दें। इसी तरह से अगर आप ये देख रहे हैं कि यार ये जो एग्जेक्टिव 10 है 45 दफ़ा आया है, इस तरह आप ये देख रहे हैं कि एग्जेक्टिव जो 10 है 45 दफ़ा आया, तो जैसे आपने डबल क्लिक करना है तो वो आपको उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ये एक तरीका हो गया उसको करने का। अब मैं यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ा और वापस आके यहाँ छोड़ दिया, सॉरी यहाँ से मैंने इसको पकड़ा ये और यहाँ लाके छोड़ दिया, तो यहाँ पे देखें अब ये ख़त्म हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो एग्जेक्टिव्स हैं इनके रीजन में कितनी कितनी सेल की, मतलब एग्जेक्टिव यहाँ पे आ जाएँ, रीजन कॉलम्स में आ जाएँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ से रीजन्स को लेना है। देखें जैसे ये रीजन में, ये रीजन है, इसको मैंने लिया और यहाँ मैंने कॉलम में ड्रॉप कर दिया। तो ये देखें ये एग्जेक्टिव और ये इसके रीजन्स आ गए। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे कितनी सेल की है। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से। अब ये है यूनिट सोल्ड। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने ये देखना चाहते हैं कि यार कितने यूनिट सोल्ड किए या कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितनी सेल है, तो वो आप देख सकते हैं। तो हमने कहा टोटल सेल देख लेते हैं कि भाई इस एक मैनेजर ने मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर कितनी कितनी सेल्स की हैं। तो आपने क्या करना है, रीजन तो ले लिए आपने, रीजन आपने ले लिए कॉलम्स के अंदर, नाम उनके ले लिए रोज़ के अंदर। अब आपने वैल्यूज़ लेनी है, सेल वैल्यूज़ में लेनी है। आपने सेल को पकड़ा और वैल्यूज़ में ड्रॉप कर दिया। देखें अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपके पास आगे देखें एग्जेक्टिव 1 ने रीजन 1 में इतने की सेल की, मतलब ये अमाउंट है उसका, इतने अमाउंट की सेल की, इसने इतने की रीजन नॉर्थ रीजन में इतने की, साउथ में इतने की, वेस्ट में इतने की, उसका ग्रैंड टोटल उसने यहाँ पे दे दिया। नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें उसने क्या किया है, रीजन वाइज भी टोटल दे दिया है, यहाँ पे देखें नीचे, और यहाँ से आपने एम्प्लॉय वाइज भी टोटल दे दिया है, जो एग्जेक्टिव वाइज भी टोटल है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके एक रीजन के अंदर टोटल कितनी सेल हुई, नॉर्थ रीजन के अंदर या ईस्ट में या वेस्ट में या साउथ में, तमाम के तमाम एग्जेक्टिव्स ने कितनी सेल की उसका अमाउंट यहाँ पे आ गया। और इस तरह से एक एम्प्लॉय ने तमाम रीजन्स के अंदर कितनी सेल की उसका टोटल यहाँ पे आ गया। तो ये पिवट टेबल के ज़रिए मुमकिन है, जस्ट एक क्लिक और आपका डाटा आपके सामने। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँ। देखिए यहाँ पे रीजन तो सही लिखा आ रहा है, ईस्ट नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट, आगे ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें ये मेरे पास जो आ रहा है, यहाँ पे देखें रो लेबल लिखा हुआ आ रहा है, रो लेबल।
असल में ये रो लेबल नहीं, ये तो एग्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए एग्जेक्टिव के नाम, ये एग्जेक्टिव। अगर आप इसका मेन डेटा देखें जैसे मेरा ये मेन डेटा है, अगर मैं मेन डेटा में जाऊँ तो मेन डेटा में क्या है, देखें मेन डेटा में यहाँ पे सेल्स एग्जेक्टिव्स हैं, या एग्जेक्टिव्स के नाम है, या एम्प्लॉय के नाम है। तो मैं चाहता हूँ ये वाली हेडिंग ऊपर आए ना, ताकि मुझे समझ तो है कि एग्जेक्टिव क्या है। अब इसने रोल लेबल दे दिया, तो रोल लेबल से तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है। तो अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप चाहते हैं कि इसको बिल्कुल एक्चुअल जो सही इसकी हेडिंग है वो आए, तो आपने क्या करना है, इस डाटा के ऊपर कहीं भी क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज का टैब आ जाता है। आप यहाँ पे जाएँ और दूसरा आपके पास टैब आता है डिज़ाइन का। तो आपने क्या करना है, आपने डिज़ाइन के टैब में जाना है, और डिज़ाइन के टैब में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, देखें लेआउट के ग्रुप के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट लेआउट का। तो आपने कैसा लेआउट चाहिए, अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, तो आप इसको आउटलाइन कर दें। जैसे आउटलाइन करेंगे, लेकिन जैसे मैं इसको आउटलाइन करूँगा तो ये जो लेबल रोल लेबल लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा। मैं इसको आउटलाइन करता हूँ, अब देखें सेल्स एग्जेक्टिव लिखा हुआ आ गया। इस तरह से अगर यहाँ पे भी कोई हेडिंग में मसला आ रहा होता है जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद रखता है, तो वो चेंज होकर एक्चुअल हेडिंग्स आ जाती हैं। तो इससे आपको आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है। सेल्स एग्जेक्टिव्स हैं, तो ये सम ऑफ टोटल सेल्स, क्योंकि हम सेल्स का सम ले रहे हैं तो सबका सेम उसने सम बता दिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शन भी देख लें, इसी हम आए हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन ये है रो हेडर के नाम से, टॉप रो हेडर है। टॉप रो हेडर का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे अगर ये रो के जो हेडर्स हैं इनको अगर आपने लगाना है या इनको हटाना है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि रो हेडर्स है नहीं, रो हेडर का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास हेडर लगी हो राइट लेफ्ट साइड के ऊपर, यहाँ पे हेडर, अभी यहाँ पे हमारे पास कोई हेडर नहीं है। इस तरह से कॉलम हेडर है, तो कॉलम के हेडर्स लगे हुए हैं। जैसे ये हमारे पास ना, ये ऊपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये सारे हमारे पास कॉलम्स के हेडर्स हैं, तो ये लगे हुए हैं। अगर आप इनको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप इनको अनचेक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएंगे। ऑफ़ का मतलब है कि इनका कलर हट जाएगा और फिर कलर वापस आ जाएगा। कलर आता है तो इससे अच्छे लगते हैं ये थोड़े से। इस तरह से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है बाउंडेड रोज़ का, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। देखो बैंडेड रोज़, बैंडेड रोज़ का मतलब होता है कि एक रो के बाद एक रो कलर में आएगी, एक रो कलर में, फिर दूसरी रो कलर में, एक के बाद एक कलर में आएगी। तो अगर आप चाहते हैं इसको कलर में करना, तो आपने जस्ट क्या करना है, डिज़ाइन में जाके आपने बैंडेड रो के ऊपर क्लिक करना है। तो देखें एक के बाद एक रो कलर में। तो इस तरह से डाटा की थोड़ी सी अलाइनमेंट होती है, इसकी फॉर्मेटिंग होती है जो आप कर सकते हैं। इस तरह से बैंडेड कॉलम्स होते हैं, आप कॉलम्स को भी जो है वो बैंड कर सकते हैं, मतलब एक कॉलम के बाद एक कॉलम जो है वो कलर में आएगा। इस तरह से करके देखें, अगर मैं रोज़ को हटाऊं तो आप देखें एक के बाद एक कॉलम। तो ये फॉर्मेटिंग टेक्निक्स होती हैं। अगर आप इनको कलर को चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर के कुछ ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ये सारे के सारे ऑप्शंस ले सकते हैं। आपने जो ऑप्शन लेना है अपने डाटा के हिसाब से वो ले सकते हैं। तो क्विक फॉर्मेटिंग अगर आपने करनी है अपने डाटा की तो आप इजीली कर सकते हैं। इससे आपको आसानी होती है फॉर्मेटिंग के अंदर। कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कलर रखना है तो यहाँ पे आपने न्यू स्टाइल में चले जाना है, वहाँ पे जाके आपने चेंजेस कर लेनी है। तो फिलहाल हम जो बने हुए प्रीसेट्स हैं उन्हीं को लेते हैं, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। तो देखें ये हो गया। तो इस तरह से आप अपने इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ देखें, अगर आप ये चाह रहे हैं कि देखें अभी यहाँ पे मेरे पास ग्रैंड टोटल आ रहा है रो वाइज, ये एक एम्प्लॉय, ये इसका टोटल, और इस तरह से यहाँ पे नीचे टोटल आ रहा है रीजन वाइज। अगर इन टोटल्स को ख़त्म करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बताया था, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑफ़ करना है, ऑफ़ कर दो, ऑफ़ कर देंगे तो देखिए यहाँ पे भी टोटल ख़त्म, नीचे से भी टोटल ख़त्म। अगर आप ऑन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ रोज़ का टोटल आए या कॉलम्स का टोटल आए, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने कहना है बस मुझे रो का टोटल चाहिए। रो का मतलब है कि हर एम्प्लॉय का टोटल आ जाए, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो हर एम्प्लॉय का आगे टोटल आ जाएगा। और आप चाहते हैं नहीं मुझे एम्प्लॉय का टोटल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पे रीजन वाइज टोटल चाहिए, तो आप इसको जस्ट कॉलम का टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे देखें नीचे से यहाँ से टोटल हट जाएगा और एक कॉलम्स के वाइज मतलब आपकी जो रीजन वाइज टोटल आ जाएगा। कभी इस रीजन में इतनी सेल, इस रीजन में इतनी सेल, इस रीजन में इतनी सेल। तो ये इस तरह से आप पिवट टेबल के अंदर कर सकते हैं। मज़ीद जाते हैं, दोबारा से डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ से आप अगर आप कहते हैं नहीं मुझे दोनों टोटल चाहिए, लेफ़्ट भी चाहिए, कॉलम वाइज भी चाहिए, रो वाइज भी चाहिए, तो आप जो सेकंड वाला है इसको चूज़ कर लें, तो आपके पास सारे के सारे जो टोटल्स हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरह से आप डाटा को एनालाइज करने के लिए मज़ीद फ़िल्टर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि आप जो है पिवट टेबल को मज़ीद कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद इसकी कुछ डिटेल्स बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।